Assalamu alaikum dear students. Uh, in this lecture number 11, we will discuss about biosynthesis of fatty acids. We will have an overview of fatty acids and the mechanism involved in biosynthesis of fatty acids. My name is Dr. Umair Ashraf. I am Assistant Professor Botany, University of Education Lahore, Faisalabad campus. So let's start with introduction. As we can say that these fatty acids are building blocks of lipids क्योंकि जो lipids हैं they are formed from the fatty acids and they are mostly composed of carbon, hydrogen and oxygen atoms. These lipids or the fat or we can say fatty acids they are which are forming lipids they are high amount energy pools other than carbohydrates and proteins क्योंकि carbohydrates और proteins जो हैं they are also the form of they are also the major forms of energy but the lipids or the fatty acids they are also pools of energy. The fatty acids generally is a carboxylic acid with a long chain hydrocarbon side groups. आप देख रहे हैं उसमें कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, देन देयर इज जो फंक्शनल ग्रुप है, देन देयर इज लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जिसको हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं. So it is an carboxylic acid as a functional group in fatty acids. And fatty acids are bind or attach with different groups of biomolecules and make complex molecules such as glycolipids, phospholipids and sterols. So we can say कि जो fatty acids हैं वो खुद तो बायोमॉलिक्यूल हैं लेकिन ये डिफरेंट अदर जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ भी जो है ये मिलते हैं और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. जैसे कि ग्लाइकोलिपिड्स है, इसमें क्या होता है कि जो लिपिड्स है वो ग्लूकोज के साथ जो है वो कंबाइंड फॉर्म में है. दैट इज़ द कंबाइंड फॉर्म ऑफ लिपिड्स और फैटी एसिड्स एंड ग्लूकोज. तो इससे जो है जैसे ग्लाइकोलिपिड्स हैं, फास्फोलिपिड्स हैं, स्टीरोल्स हैं, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं फैटी एसिड्स की या हम लिपिड्स की कह लें कि ये जो है इसमें एडिशनल ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होते हैं. एंड जो सिंपल फॉर्म है फैटी एसिड्स की दैट आर ट्राइग्लिसराइड्स. दिस आर द सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ फैटी एसिड्स. सो जो फैटी एसिड्स हैं दे आर केमिकली डाइवर्स ग्रुप. there are many types of fatty acids are involved or they form different types of acids or lipids. और जो फैटी एसिड्स हैं बीइंग एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये वाटर में इनसॉल्युबल हैं जबकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उसमें जो सॉल्युबल हैं. सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. सो इफ़ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स आल्सो सिंथेसाइज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फैटी एसिड्स. प्लांट्स भी जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिफरेंट टाइप्स के जो फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करता है लेकिन उनमें जो एक सूट ऑफ फैटी एसिड्स प्लांट प्रोड्यूस करता है उसमें अ वेरी फ्यू आर मेजर. उसमें बहुत कम हैं जो कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और कॉमन हैं जबकि अदर जो है दे आर नॉट मच प्रोड्यूस इन हाई क्वान्टिटीज़. तो the common fatty acids that are synthesized by the plants are palmitic acid, oleic acid, linoleic acid और linolenic acid. ये कॉमन फैटी एसिड्स हैं जो कि प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और जिनको ह्यूमन जो हैं वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. जैसे हम जो है वो डिफरेंट ऑयल्स वगैरह जो है वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो दे आर इन दीज फॉर्म्स. सो इन प्लांट्स carbon, energy and reducing power are needed for fatty acid biosynthesis. कि प्लांट्स में फैटी एसिड बायोसिंथेसिस के लिए मेनली 3 चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं.
एक कार्बन सोर्स है, दूसरा एनर्जी है और तीसरा जो है वो रिड्यूसिंग पावर है। अब ये तीनों चीज़ें कहाँ से आती हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में भी इसका जो जब पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं ये बता दूँ सिर्फ कि जो एसिटाइल को ए है दैट इज़ द सोर्स ऑफ कार्बन, जो एटीपी है इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, और एंड द NADPH is the reducing power that are involved in fatty acid biosynthesis, and these energy are derived from carbon energy and reducing power. These are all derived from photosynthesis in chloroplast। जो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस हो रही है उसके रिजल्ट में ये चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, देन दे आर यूज टू form or synthesize fatty acids. So fatty acid biosynthesis actually consists of cycles of two carbon addition. It means कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसके हर साइकिल में दो कार्बन जो हैं वो ऐड होंगी, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका जब पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे जो है मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा। बट हेयर यू कैन रिमेंबर दैट two carbon in each cycle will add and it will form a long chain fatty acid. Generally, long chain fatty acids are synthesized de novo from small precursors, जैसा कि 2 को A है that is the precursor of fatty acids biosynthesis. De novo means complete or a new from start to end, the new synthesis, that we also say de novo, the new. So long chain fatty acids are synthesized de novo from small precursors ultimately derived from photosynthesis, and these precursors they are derived from the process of photosynthesis. It involves the cyclic condensation of two carbon units in which acetyl CoA is the precursor. इसमें जो acetyl CoA है it acts as a precursor and that is a 2 carbon unit. अब जो प्लांट्स में फैटी एसिड्स हैं और एनिमल्स में जो फैटी एसिड सिंथेसिस है इनकी जो लोकलाइजेशन है वो डिफरेंट है। हम नॉर्मली जब भी फैटी एसिड सिंथेसिस को पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ दी जो टॉपिक्स हमें मिलते हैं वो एनिमल्स के रिलेटेड मिलते हैं, और अक्सर स्टूडेंट्स भी या वी अंडरस्टैंड लाइक दिस के फैटी एसिड सिंथेसिस जो है वो साइटोसोल में हो रही है, बट इट इज़ ट्रू ओनली फॉर एनिमल्स। एनिमल्स में फैटी एसिड सिंथेसिस साइटोसोल में होती है, बट इन प्लांट्स फैटी एसिड्स आर एक्सक्लूसिवली सिंथेसाइज्ड इन द प्लास्टिड्स। फैटी एसिड में जो है वो प्लास्टिड्स में फैटी एसिड जो है वो सिंथेसाइज होती है, साइटोसोल में नहीं होती, जबकि जो एनिमल्स हैं वहाँ पे जो है वो साइटोसोल में जो है वो फैटी एसिड सिंथेसाइज हो रही है। सो रेस्ट एश्योर्ड दैट इन प्लांट्स फैटी एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड एक्सक्लूसिवली in the plastids. Here we can see the localization of fatty acid biosynthesis, and we can compare the plant cell with the animal cell. So we can see here that the cytosol contains NADPH resulted from पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और मैलिक एंजाइम से, या हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से NADPH जो है वो प्रोड्यूस होती है, एंड इन एनिमल सेल्स इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन साइटोसोल। और यही जो है फैटी एसिड सिंथेसिस की साइट है एनिमल सेल में। वेयर एज जो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यू कैन सी हेयर दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे जो है वो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन हो रही है,
एनिमल सेल में, और यहाँ पे जो है वो एसिटाइल को ए की प्रोडक्शन हो रही है, कीटोन बॉडी सिंथेसिस हो रही है, और फैटी एसिड की इलोंगेशन हो रही है. सो दीज आर स्टेप्स are conducted in mitochondria in case of animal cell, whereas in contrast to animal cells, plant cells shows different behavior regarding fatty acid synthesis. You can see here because the NADPH and ATP are produced in the chloroplast in the process of photosynthesis. तो जो NAD जो एनर्जी सोर्स है एक्चुअली वो क्लोरोप्लास्ट है, जहाँ पे जो है वो ATP भी है, NADPH भी है. तो ये इसी से में यहाँ से जो है वो फैटी एसिड की सिंथेसिस इसी में होती है, क्लोरोप्लास्ट में, जो कि प्लांट्स जो एनिमल सेल्स है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो प्लांट सेल में है. सो जो फैटी एसिड सिंथेसिस है प्लांट्स में वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, जबकि एनिमल सेल में ये साइटोसोल में होती है. और देन जो ऑक्सीडेशन है फैटी एसिड की एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, प्लांट सेल में जो है जो सेल के अंदर प्रोक्सीसोम्स हैं इसमें जो है वो फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन होती है, जबकि जो प्लांट सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन नहीं होती. ये बिग डिफरेंस है ऑक्सीडेशन के लिहाज से कि एनिमल सेल में फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि प्लांट सेल में जो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन है इट अकर्स इन peroxisomes. The second major difference is the fatty acids is synthesized in chloroplast in case of plant cell, whereas it is synthesized in cytosol in animal cells. Why? Because in chloroplast contains NADPH, ATP, acetyl-CoA, whereas in cytosol in animal cell contains NADPH, and that is required for the fatty acid biosynthesis. However, there are some common steps, for example, the function of endoplasmic reticulum. Here the phospholipid synthesis यहाँ पे होती है, स्टीरोल सिंथेसिस होती है, फैटी एसिड की इलोंगेशन जो है इसमें हेल्प करते हैं, एंड फैटी एसिड डीसैचुरेशन जो है, जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो कि सिंगल बॉन्डेड हैं उसकी डीसैचुरेशन भी जो है वो उसकी डीसैचुरेशन भी जो है वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है. मतलब कि जो सिंगल बॉन्डेड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसको डबल बॉन्ड में जो है वो उसको कन्वर्ट किया जाता है. सो दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ फैटी और जनरल ओवरव्यू ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस इन प्लांट सेल एंड इन एनिमल सेल. Now, the enzymes and cofactors that are involved in fatty acid biosynthesis. जो उसमें मेन enzymes involved हैं, the first one is acetyl-CoA carboxylase and the other one is fatty acid synthase. These two enzymes are mainly involved in fatty acid biosynthesis, and the cofactors are biotin, NADH, and magnesium ions. So these enzymes and cofactors are exclusively involved in fatty acid biosynthesis. The fatty acid synthase, it is a complex enzymatic, it is an enzymatic complex that allows the series of reactions involved in fatty acid biosynthesis. ये मेन enzymatic complex है जो कि इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, और टिल द एंड जो है ये सारे प्रोसेस में जो 16 कार्बन जो प्राइमरी फैटी एसिड्स है दैट इज़ द पाल्मिटिक एसिड उसकी सेंसिस में जो है वो इन्वॉल्व रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस. और इसके साथ साथ कुछ असाइल कैरियर प्रोटीन्स हैं, दे आर लो मोलेकुलर वेट एस्टिक प्रोटीन्स दैट आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, और असाइल एसीपी हैं. इफ व्हाट आर द असाइल एसीपी? इफ फैटी एसिड चेन कॉन्जुगेटेड टू द असाइल कैरियर प्रोटीन, अगर एक फैटी एसिड चेन जो है वो असाइल कैरियर प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेटेड हो, मिली हुई हो, तो उस सेंस में या उस केस में हम इसको जो है वो असाइल एसीपी जो है वो कहते हैं.
This is the general प्रोसेस ऑफ फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, जो कि इन ब्रीफली अगर हम मेजरली इसको देखें और ब्रीफली अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें फैटी एसिड बायोसिंथेसिस को, तो इसमें जो तीन प्रिकर्सर्स हैं उसमें एसिटाइल को ए है, एटीपी है और NADPH है। एसिटाइल को ए जो है इट इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड एंड इट सप्लाइज कार्बन टू फैटी एसिड सिंथेज, जो एंजाइम है उसको कार्बन की सप्लाई करता है। ऐसे ही एटीपी है, एटीपी जो है ये एनर्जी को सप्लाई करता है, जबकि NADPH जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इन ये तीनों प्रिकर्सर्स हैं जो कि फैटी एसिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। और जो प्राइमरी फैटी एसिड है दैट इज palmitic acid and it is a 16 carbon molecule. So this is diagram shows a general formation or mechanism of fatty acid biosynthesis. जो complete mechanism है with different steps involved in fatty acid biosynthesis, हम next जो है वो उसको देखते हैं। Now let's start the biosynthetic mechanism. The first step involved in this mechanism is the formation of malonyl CoA. So the first step, the synthesis of malonyl CoA from acetyl CoA and carbon dioxide by the enzyme acetyl CoA carboxylase. तो सबसे पहले स्टेप में जो एसिटाइल को ए है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करके मेलोनाइल को ए जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती है या उसको बनाता है। इस प्रोसेस में जो एंजाइम इन्वॉल्व्ड है दैट इज एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज। देन द मेलोनाइल को ए जो कि एसिटाइल को ए से बना है, इट देन रिएक्ट्स विद द एसीपी जो असाइल कैरियर प्रोटीन है उसके साथ रिएक्ट करके ये मेलोनाइल एसीपी जो है वो बनाता है। The regulation of acetyl-CoA carboxylase appears to control the overall rate of fatty acid biosynthesis. So जो acetyl-CoA carboxylase की एक्टिविटी है वो एक्चुअली डिटरमिन करती है जो ओवरऑल रेट है फैटी एसिड बायोसिंथेसिस का। तो जितनी किस शरह से बायो फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस होगी ये कौन डिटरमिन करता है कि जो एसिटाइल को एक कार्बोक्सिलेज जो है कि एक्टिविटी डिटरमिन करती है कि किस शरह से जो है वो फैटी एसिड की जो बायोसिंथेसिस होगी। अब एसिटाइल को एसीपी से मिलके एसिटाइल एसीपी बनाता है और को ए जो है वो लाइब्रेट होता है या रिलीज होता है, और ऐसे ही जो मेलोनाइल को ए है वो एसीपी के साथ रिएक्ट करके मेलोनाइल एसीपी बनाता है और इसके नतीजे में जो है वो को ए रिलीज होता है। इन दोनों प्रोसेसेस में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, जो फर्स्ट वन है उसमें एसिटाइल ट्रांस असाइलेज एंजाइम इन्वॉल्व है, जबकि दूसरे में जो है वो मेलोनाइल ट्रांस असाइलेज एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व है। सो इन दिस बायोसिंथेटिक मैकेनिज्म जो फर्स्ट स्टेप है वो कन्वर्जन है एसिटाइल को ए की मेलोनाइल को ए में। उसके बाद कंडेंसेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में एसिटाइल एसीपी एंड मेलोनाइल एसीपी वो रिएक्ट करते हैं टुगेदर एंड दे फॉर्म एसीटो एसिटाइल एसीपी। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज एसाइल मेलोनाइल एसीपी कंडेंसिंग एंजाइम जो है इट इन्वॉल्व्स इन दिस कंडेंसेशन प्रोसेस। यू कैन सी एसिटाइल एसीपी और मेलोनाइल एसीपी ये दोनों जो है they get condensed to form acetoacetyl ACP. So this is the condensation reaction. इसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है और ACP दोनों जो है वो रिलीज होते हैं, इसलिए इसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो कहते हैं। Then the next step after condensation is the reduction reaction. रिडक्शन रिएक्शन में जो एसिटोएसिटाइल एसीपी है इट इज़ रिड्यूस टू D3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एसीपी। जो एसिटोएसिटाइल एसीपी है इट रिड्यूस टू D3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एसीपी में ये जो है वो रिड्यूस होता है।
इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये NADPH है, जो कि खुद ऑक्सीडाइज होता है। आप देखें कि जो NADPH है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है और एसिटो एसिटाइल ACP को रिड्यूस करता है, इसलिए हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज बीटा कीटोसाइल ACP रिडक्टेज is the enzyme that is involved in this reduction reaction. The fourth step is dehydration reaction. इसमें D3 hydroxybutyryl ACP it is dehydrated to form crotonyl ACP. इसको हम डिहाइड्रेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है वो वाटर रिलीज होता है इस रिएक्शन में, और D3 हाइड्रोक्सीब्यूटाइल ACP जो है ये कन्वर्ट होता है क्रोटोनाइल ACP में। And the enzyme involved in this reaction is 3-hydroxyacyl ACP dehydratase. Enzymes involved in this dehydration reaction. Then the next step is the reduction reaction, जो कि final step है इस cycle का, जिसमें in this step crotonyl ACP is converted into butyryl ACP. आप देख सकते हैं crotonyl ACP is converted into butyryl ACP and इसमें जो रिडक्टेंट है that is NADPH, जो कि क्रोटोनाइल ACP को रिड्यूस करता है ब्यूटाइल ACP में और खुद जो है वो ऑक्सीडाइज होता है NADP प्लस में। तो इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है that is anonyl ACP reductase enzyme is involved in this step and this is the end of the first elongation cycle. जो फर्स्ट राउंड है वो ब्यूटाइल ACP पे आके जो है वो कंप्लीट हो जाता है। दिस इज द वन राउंड जिसमें 4 कार्बन जो है मॉलिक्यूल अभी फॉर्म हुआ है, लेकिन हमें जो है वो एटलीस्ट 6 कार्बन जो मॉलिक्यूल है फैटी एसिड का दैट इज द पामिटिक एसिड और पामटेट, हम वो फॉर्मेशन होगी। अभी ये 4 कार्बन की हुई है, इट मीन्स कि अभी ये साइकिल जो है वो और चलेगा, लेकिन वो शुरू से जो चला था वैसे नहीं होगा, ये मिड वे में से जो है वो मीट करता है। वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ कि ये ब्यूटाइल ACP अब किसके साथ जो है वो रिएक्ट करेगा। आफ्टर दैट द सेकंड राउंड स्टार्ट्स। इन द सेकंड राउंड जो ब्यूटाइल ACP है इट कंडेंसेस विद मेलोनाइल ACP टू फॉर्म आ 6 कार्बन बीटा कीटोसाइल ACP। इसमें जो ब्यूटाइल ACP है वो मेलोनाइल ACP के साथ जो है वो अटैच होगा या कंडेंस होगा। इसमें दोबारा से एसिटाइल को एक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ जो है मेलोनाइल ACP की जो है वो इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद सिमिलर रिडक्शन होगी, डिहाइड्रेशन होगी, फिर सेकंड रिडक्शन होगी एंड देन आफ्टर दैट द कन्वर्जन ऑफ जो 6 कार्बन बीटा कीटोसाइल ACP है ये कन्वर्ट होगा इनटू 6 कार्बन असाइल ACP एंड देन इट इज़ रेडी फॉर अ थर्ड राउंड ऑफ इलोंगेशन। तो सेकंड राउंड में जो 4 कार्बन ब्यूटाइल ACP था वो 6 कार्बन बीटा कीटोसाइल ACP में जो है वो कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि जो मेनोनाइल ACP जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, तो जो 4 कार्बन ब्यूटाइल ACP है इस 2 कार्बन कंपाउंड के साथ अटैच होके 6 कार्बन बीटा कीटोसाइल ACP की फॉर्मेशन होती है। सो सेकंड राउंड में जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुई है और ऐसे ही हर एक राउंड में 2 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होते जाएंगे और ये लॉन्ग चेन जो है वो फैटी एसिड बनती जाएगी। Then the cycle goes on and then there is a termination point in which the rounds of synthesis continue until a 16 कार्बन palmitoyl group is formed या palmitic acid जो है वो 16 कार्बन palmitic acid जो है बाद में 18 कार्बन का कंपाउंड भी बनता है। तो जनरली 16 कार्बन या palmitic acid जो बनता है यहाँ पे आकर जो है ये साइकिल जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो इस साइकिल में ओवरऑल अगर हम देखें तो 8 एसिटाइल को ए इन्वॉल्व होते हैं, 14 NADPH, 7 ATP और ये पामटेट बनाते हैं। 14 NADPH प्लस जो है जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म NADPH की वो है। 8 जो है वो को ए रिलीज होते हैं। 7 जो है वो एडिनोसिन डाई फॉस्फेट और प्लस 7 फॉस्फेट जो हैं
ऑर्थोफॉस्फेट जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। अगर हम ओवरऑल नेट रिएक्शन की बात करें तो इसमें जो है 7 मेलोनाइल को ए इन्वॉल्व हैं और एक डायरेक्टली एसिटाइल को जो है वो इन्वॉल्व है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये साइकिल जब दिखाऊंगा तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि एक एसिटाइल को इन्वॉल्व है कैसे है और 7 मेलोनाइल को ए कैसे इन्वॉल्व है। लेकिन जनरल अगर हम इक्वेशन की बात करें तो उसमें 7 मेलोनाइल को ए और एक एसिटाइल को इन्वॉल्व होके और उसमें 14 NADPH जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और देन इट विल यील्ड इनटू पार्मिटेट 7 कार्बन डाइऑक्साइड 14 NADPH प्लस और 8 जो है वो को ए जो रिलीज होते हैं। so that is the overall net reaction of this fatty acid biosynthesis। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको जो है वो इसकी साइक्लिक फॉर्म दिखाऊंगा, देन यू कैन हैव अ क्लियर आइडिया कि किस तरह से जो है वो साइकिल चलता है फैटी एसिड बायोसिंथेसिस का। So this is the cycle of fatty acid synthesis in plastids of plant cell। You can see here कि जो एसिटाइल को ए है it is converted into malonyl CoA with the help of acetyl CoA carboxylase। ये सिंपल जो कन्वर्जन हमने पहले डिस्कस की है, ठीक है। देन मेलोनाइल CoA में ACP जो है इन्वॉल्व होता है एंड इट विल फॉर्म अ मेलोनाइल ACP। अब ये जो मेलोनाइल ACP है जो कि हर साइकिल में इन्वॉल्व होगा। आप देखें कि जब जैसे साइकिल कंटिन्यू होता है, जब ब्यूटाइल ACP बनता है, फिर इसने दोबारा नेक्स्ट सेकंड राउंड में जाना है तो ये मेलोनाइल ACP से रिएक्ट करेगा। लेकिन जो सबसे पहला साइकिल है जब ये चीज़ शुरू होनी है तो मेलोनाइल ACP और ऊपर से एसिटाइल को ए या एसिटाइल ACP, दोनों एसिटाइल को ए इन्वॉल्व हो सकता है या एसिटाइल ACP, या तो ये जो एसिटाइल को ए है और मेलोनाइल ACP जो है ये दोनों कंडेंस होते हैं एंड दे फॉर्म एन एसिटो एसिटाइल ACP जो है दे फॉर्म करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। अब ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये भी 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो ये जो है वो 4 कार्बन मॉलिक्यूल की जो है वो आप देखें 1 2 3 4 कार्बन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो स्टेप्स जो हैं वो हर स्टेप जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। देन इट गोज़ ऑन एंड ऑन। इसमें डिफरेंट जो है इसको ज़रा शॉर्ट करके बताया गया है। इसमें और भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इसमें जो है कार्बन 3 पे जो कीटो ग्रुप है वो रिमूव होता है। इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, तो वो स्किप किए हुए हैं ताकि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है। देन दिस जो हमने पीछे रिएक्शंस पढ़े हैं कि ये H2SL ACP जो है वो कैसे डिफरेंट तरह से कन्वर्ट होता है ब्यूटाइल ACP में, यहाँ तक वी आर वेरी क्लियर बिफोर। अब ब्यूटाइल ACP जो है ये दोबारा से जब सेकंड राउंड में आता है तो ये मेलोनाइल ACP के साथ जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है इसके साथ जो है वो कंडेंस होगा। तो आप ये देखें 4 कार्बन ये है और 2 कार्बन ये, फिर 6 कार्बन बन जाएगा। देन 6 कार्बन जो है फिर 2 कार्बन से मिलेगा, फिर 8 कार्बन बन जाएगा, फिर 8 कार्बन मॉलिक्यूल फिर 2 से मिलेगा, फिर 10 कार्बन। तो इस तरह ये कंटिन्यू रहता है जिसमें 7 जो है वो मेलोनाइल ACP इन्वॉल्व हैं। आप देखें 7 2 14 कार्बन और 2 कार्बन का ये जो है एसिटाइल को ए जो हमने कहा कि 7 ये है और 1 ये है, तो 14 और 2 16, तो 16 कार्बन मॉलिक्यूल बनने के लिए 7 एसिटाइल ACP चाहिए और एक जो है वो एसिटाइल को ए या एसिटाइल ACP जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरह से एक 16 कार्बन जो है वो पार्मिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि फैटी एसिड बायोसेंसिस की जो प्राइमरी फैटी एसिड है पार्मिटिक एसिड वो प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज अ सिंपल साइक्लिक फॉर्म ऑफ फैटी एसिड बायोसेंसिस इन प्लांट्स। So if we briefly summarize this overall topic, we can say that fatty acid biosynthesis in plant occur in the chloroplast, that is not reverse as oxidation process। जैसे हम कह लें कि फैटी एसिड की जो ऑक्सीडेशन है अगर हम उसको रिवर्स करें तो उसकी बायोसेंसिस है ये एज सच जो है वो उसका रिवर्स नहीं है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड डिफॉर्मेशन। मतलब ऑक्सीडेशन को अगर हम रिवर्स लेके जाएं तो दैट इज़ नॉट द वे दैट फैटी एसिड्स आर सेंथेसाइज्ड, तो ये डिफरेंट है। तो इसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। इसमें कंडेंसेशन है, रिडक्शन है, डिहाइड्रेशन है और फिर जो है वो रिडक्शन है और उसके बाद जो है वो टर्मिनेशन का वो है।
सो रेगुलेशन प्लांट्स में जो फैटी एसिड बायोसेंसेस की रेगुलेशन है वो डिफरेंट है देन एनिमल से, एंड these fatty acids have important role as structural and biological functions in plants. इसके जो है वो ये वेरियस स्ट्रक्चर्स में पार्टिसिपेट करती हैं और वेरियस जो है वो बायोलॉजिकल फंक्शन में जो है प्लांट्स में इनका रोल है. These are the references from where I have extracted the material to present you. Students may also consult these books to better understand about the mechanism and lecture that we have described we have discussed in this lecture. So in the end I am very thankful to all of you. I hope कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. That's all about this lecture. Best of luck.